नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सभी अपने घरों पे सेफ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है। आशा करता हूं कि घर पे ही रहिएगा, सेफ रहिएगा। एनीवे, आज से मैंने अपना एक नया सीरीज शुरू किया है योजना का एनालिसिस को लेकर। तो क्योंकि क्लासेस ऑनलाइन ही हो रही हैं, सॉरी ऑफलाइन नहीं हो पा रही हैं, तो स्टूडेंट्स को योजना और कुरुक्षेत्र एनालिसिस में प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको देखते हुए मैंने अपने कुछ स्टूडेंट्स के लिए, न सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के लिए बल्कि सभी के लिए योजना का एनालिसिस शुरू किया है। आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस महीने का जो मई 2021 का जो योजना का जो एनालिसिस है, उसका हम पहला एक टॉपिक यहाँ पर आज करेंगे। अगर योजना मई 2021 को देखें तो उसका जो बेसिक टॉपिक है, जो वो बेस्ड है जिस टॉपिक पे, वो फेडरल स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। आइए समझते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, फेडरलिज्म क्या है। फेडरलिज्म को समझना पहले जरूरी है, फिर हम उसके रिलेटेड टॉपिक्स को देखेंगे। फेडरलिज्म क्या है। फेडरलिज्म एक्चुअली में सेंट्रल गवर्नमेंट को ही फेडरल जो है गवर्नमेंट भी कहा जाता है कई बार, लेकिन फेडरलिज्म स्ट्रक्चर में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर दोनों काम करते हैं। इसमें दो यूनिट होती हैं, दोनों मिलकर साथ में काम करती हैं। जिस तरह से इस डेफिनेशन में आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है फेडरलिज्म इज अ मिक्स्ड मोड ऑफ गवर्नमेंट दैट कंबाइंस अ सेंट्रल और फेडरल। जैसे मैंने आपको बताया कि कई जगह पे सेंट्रल को ही फेडरल बोला जाता है, यूएस में सेंट्रल को ही फेडरल कहा जाता है। फेडरल गवर्नमेंट विद रीजनल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल, स्टेट, कैंटोनल, टेरिटोरियल और अदर सब यूनिट गवर्नमेंट एटसेट्रा इन अ सिंगल पॉलिटिकल सिस्टम। यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि एक सिंगल पॉलिटिकल सिस्टम में मिक्सचर ऑफ गवर्नमेंट जो है काम करती है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके पूरे के पूरे सिस्टम को चलाती है। अब यहाँ पे कुछ टर्म यूज की गई है, जैसे प्रोविंशियल है या कैंटोनल है। अगर आप देखेंगे कि कुछ जगह पर स्टेट को प्रोविंस का जो है नाम दिया जाता है। इंडिया में भी कॉलोनियल रूल में पहले स्टेट्स को कॉलोनियल रूल में स्टेट्स को प्रोविंशियल का ही नाम दिया जाता था, प्रोविंस ही कहा जाता था। बाद में जब हमारे यहाँ पे जब हमें इंडिपेंडेंट मिला, बाद में हमने इस टर्म को बदल के स्टेट में कन्वर्ट किया। मतलब सभी का एक ही है, प्रोविंस कह लीजिए, स्टेट कह लीजिए, कैंटोनल कह लीजिए। स्विट्जरलैंड में जो सब यूनिट्स हैं उनको कैंटोनल कहा जाता है, जिसको हम स्टेट या प्रोविंस का नाम देते हैं। खैर, फेडरलिज्म जो है कि इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के तौर पे काम करता है, जो क्या करता है कि टू सेट ऑफ पॉलिटिक्स को एकोमोडेट करता है अपने यहाँ पर। पहला होता है सेंटर का और दूसरा होता है यहाँ पर स्टेट का। ठीक है। अब जो सेंट्रल का जो प्रोविजन है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो नेशनल लेवल पर काम करती है, और जो प्रोविंशियल होता है वो रीजनल लेवल या स्टेट लेवल पर या जो स्टेट पर काम करता है। तो लेकिन दोनों के अपने अपने ऑटोनॉमस एरिया होते हैं, दोनों के अपने अपने सब्जेक्ट्स होते हैं, दोनों अपने अपने सब्जेक्ट्स पर काम करते हैं, दोनों की अपनी अपनी पावर होती है। कई सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए जाते हैं, जिस तरह से डिफेंस का है, करेंसी का जो काम होता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अलावा फॉरेन अफेयर्स का जो काम होता है, ये जो अथॉरिटी होती है, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या इसकी जो मिनिस्ट्रीज होती हैं, वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। उसकी जिम्मेदारी यूनियन गवर्नमेंट ही देखता है। दूसरी तरफ जो रीजनल या जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, वो अपने लोकल मैटर्स को देखती हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट के अपने मैटर्स को लेकर होती है। जिस तरह कुछ ट्राइबल रीजन है तो वो ट्राइबल पर ज्यादा ध्यान देती हैं। कुछ रीजन में कई अलग तरह की, जैसे हिली रीजन है, वहाँ पे हिल्स से रिलेटेड समस्याएं हैं, वो अपने तरह की समस्याओं को देखते हैं। तो हर गवर्नमेंट की लोकल लेवल पर अपनी प्रायोरिटी और अपने प्रॉब्लम्स होती है, जिसको वो रिजोल्व करने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें उनका साथ यूनियन गवर्नमेंट भी देती है। अब बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। एक्चुअली में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का कोई वर्ड ही यूज नहीं किया गया जिसको फेडरलिज्म कहा जाता है। कहीं भी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म नहीं लिखा गया है। बजाय इसके हमारा जो स्ट्रक्चर है इंडियन गवर्नमेंट का, उसको दो हिस्सों में, टू सेट्स में जो है डिवाइड किया है। पहला जो सेट है वो यूनियन गवर्नमेंट के लिए होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहलाता है, और दूसरा सेट जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए होता है। यानी कि इंडिया में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर जो है यहाँ पर काम चलाते हैं। ठीक है। यही स्ट्रक्चर एक्चुअली फेडरलिज्म का एक स्वरूप होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं जो इसका पहला टॉपिक है। जो पहला टॉपिक आपकी जो मैगजीन में दिया गया है, वो नीति आयोग या रीडिफाइनिंग फेडरलिज्म दिया गया है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पीडीएफ से नहीं पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर पीडीएफ से भी अवेलेबल हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। मेरा मानना ये है कि एस्पिरेंट को खुद से एक बार रीड करना चाहिए। बुक, जो भी बुक है, वो एस्पिरेंट खुद से एक बार रीड करें, क्योंकि खुद से रीड करने से उनके ब्रेन में बहुत सारे पॉइंट अपने आप बैठ जाते हैं, और वो उस पॉइंट्स को किस
सिस्टमैटिक तरीके से अपने दिमाग में बिठाते हैं, वो उनका अपना एक पर्सपेक्टिव होता है। तो मैं आप सभी से आशा करता हूँ, आप सभी से रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि एटलीस्ट अपनी बुक को एक बार जरूर देखें, उसको पढ़ें। चलिए बात करते हैं टॉपिक की। तो इसमें जो टॉपिक है वो नीति आयोग को लेकर है। नीति आयोग किस तरह से फेडरलिज्म को रीडिफाइन करने पर लगा है या रीडिफाइन करता है, उसके बारे में ये टॉपिक है। पहले नीति आयोग को देखते हैं। देखिए नीति आयोग क्या है। नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसको शॉर्ट में नीति आयोग कहा जाता है। इसको रिप्लेस किया गया था प्लानिंग कमीशन से। एक यूनियन कैबिनेट एक रेजोल्यूशन लाया गया था 2015 में, तब इसको कन्वर्ट किया गया। देखिए एक चीज और आपको पता है कि जो नीति आयोग है वो एक तरह से नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के तौर पर काम करता है, इसीलिए इसमें बदलाव बहुत आसानी से संभव है। इसमें बदलाव करना बहुत आसान होता है। इसके लिए कोई जो है सिंपल या स्पेशल मेजोरिटी के वो नहीं लाने होते हैं आपको, जो प्रोविजंस हैं वो नहीं लाने होते हैं। तो इस तरीके से जो नीति आयोग है वो हमारे यहाँ पर एक थिंक टैंक के तौर पे काम कर रहा है। अब ये थिंक टैंक से क्या मतलब है, ठीक है। देखिए क्या होता है, ये पॉलिसीज पर एनालिसिस देता है। इनके पास एक्सपर्ट की एक टीम रहती है, हर विषय पर ये जो है अपने टेक्निकल एक्सपर्ट रखते हैं, उनकी एडवाइस लेते हैं। तो इसीलिए भी थिंक टैंक के तौर पे काम करता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि इसकी जो पॉलिसीज और प्रोग्राम होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए डिजाइन करते हैं, स्ट्रेटेजिक और दूसरी तरह के। और नीति आयोग हर प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी रिलेवेंट टेक्निकल एडवाइस है वो सेंटर और स्टेट दोनों को देता है। यही फर्क नीति आयोग में है और प्लानिंग कमीशन में। प्लानिंग कमीशन पहले स्टेट से डायरेक्ट डील नहीं करता था, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को वो कोई भी एडवाइस वगैरह देता था, और एनडीसी अलग से बनाया गया जिसमें स्टेट को मेंबरशिप दी गई, लेकिन वो डायरेक्ट प्लानिंग कमीशन के मेंबर नहीं होते थे। नीति आयोग में बेसिक डिफरेंस यही है कि अब सभी स्टेट के सीएम नीति आयोग के मेंबर होते हैं। इसी तरीके से नीति आयोग फेडरलिज्म को बढ़ाने पर लगा है, यानी कि उन्होंने स्टेट की जो पार्टनरशिप है उसको इंश्योर किया है। नीति आयोग को जैसे मैंने बताया कि रिप्लेस किया गया प्लानिंग कमीशन से, और जो प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया गया था 1950 में आजादी के बाद, ठीक है। आजादी के बाद से उसकी जो है शुरुआत वहां पर की गई। अब ये एक तरह का इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी चेंज है नीति आयोग का। अगर हम देखें तो ये एक प्लेटफॉर्म के तौर पे काम करता है जहां पे स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, उनको एक ही जगह पर लाने के लिए काम किया जाता है। यानी कि स्टेट जो नेशनल इंटरेस्ट में जो काम करेगा उसको एक स्टेज प्रोवाइड, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है जिसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा जाता है। इस पूरे के पूरे टॉपिक में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और कम्पिटिटिव फेडरलिज्म टर्म काफी बार यूज होगी। तो आप समझ लीजिए कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के साथ मिलकर काम करती है तो इस प्रोसेस को, और उनके इंटरेस्ट में काम करती है, तो इस प्रोसेस को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा जाता है। आगे चलते हैं। अब प्लानिंग कमीशन की अगर हम बात करें तो प्लानिंग कमीशन जहां अपने 5 ईयर प्लान के थ्रू अपने प्लान्स को ऑपरेट करता था, उसके अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को जो है वो यूज किया करता था, और वो फाइनेंस सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देता था और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट करती थी। वही नीति आयोग क्या करता है, नीति आयोग एक तरह से इंटेलेक्चुअल फायर पावर के तौर पे काम करता है, ठीक है। वो कई सब्जेक्ट्स पे, जैसे मैंने बताया कि उनके अपने एक्सपर्ट्स होते हैं, उनकी अपनी एक टीम होती है, तो वो वहां पर किसी भी प्रॉब्लम को रिजोल्व करने की कोशिश करते हैं, उस पर एड्रेस करते हैं। और इसके अलावा जो है वो लोग स्टेट गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, दूसरे प्राइवेट सेक्टर्स, इनोवेटर्स और दूसरे तरह के ऑर्गेनाइजेशन से भी मदद लेते हैं ताकि इंडिया को डेवलपमेंट जो है वो इंश्योर किया जा सके। अगर हम प्लानिंग कमीशन की बात करें तो प्लानिंग कमीशन वो कह रहे हैं कि फंड जो है डिसबर्सर के तौर पे वो काम करता रहा है, लेकिन नीति आयोग का जो काम होता है वो उसके पार्टनर स्टेक होल्डर के साथ जो है वो काम करता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंश्योर करता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि प्लानिंग कमीशन ने कुछ काम नहीं किया। प्लानिंग कमीशन ने भी कंट्री को मजबूत करने के लिए, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए अपने तरीके से डिमांड, अपने तरीके से काम किए। तब के हिसाब से शायद प्लानिंग कमीशन की जरूरत थी। तब 5 ईयर प्लान बहुत जो है कंसेप्ट में थे, काफी फेमस थे, तो इंडिया ने भी प्लानिंग कमीशन को अपनाते हुए और 5 ईयर प्लान के रास्ते पर जाने की जो है उसको रास्ते को चुना। अब प्लानिंग कमीशन के तहत 5 ईयर प्लान जब बनाए गए तो वो भी कई हद तक, काफी हद तक सक्सेस भी हुए। ऐसा नहीं कि उसमें सक्सेस रेट नहीं था, उसमें भी सक्सेस रेट था। पर समय के साथ बदलाव जरूरी होता है। आप जब इसमें एक कोट पढ़ेंगे, गांधी जी का कोट है, उसका उनके कोट में लिखा हुआ है कि समय के साथ बदलाव करना जरूरी होता है, डेवलपमेंट तभी जो है इंश्योर होती है। तो देख लीजिएगा कोट आप। खैर एनीवे, तो आगे बता रहा है कि जो नीति आयोग है, नीति आयोग ने रिप्लेस किया जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो प्रैक्टिस थी, जो
पूरे पैन इंडिया डेवलपमेंट का जो है काम देखती थी, उसको चेंज करके उस स्टेट गवर्नमेंट के जो है उसमें किया कि वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ वो ब्लूप्रिंट तैयार कर सके, क्योंकि हर स्टेट की अपनी जो है सर्कमस्टांसेस होते हैं, ठीक है, यानी कि उनके सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग उनको पैसा या उनके रिसोर्स के अनुसार उनको प्लानिंग जो है दी जा सके। मान लीजिए हिली स्टेट है, हिली स्टेट की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, प्लेन स्टेट है, वहां पे अपनी प्रॉब्लम्स है, हिल के अपने पोटेंशियल हैं, प्लेन रीजन के अपने पोटेंशियल है, डेजर्ट के अपने प्रॉब्लम है, अपनी लिमिटेशंस हैं, अपने पोटेंशियल हैं, तो उनको उनके अनुसार जिस तरह से वहां पे डेवलपमेंट इंश्योर किया जा सकता है, उनके अनुसार जो है स्ट्रेटजीज बनाई जाती है। आगे चलते हैं, आगे जो है बता रहा है कि जो प्लानिंग कमीशन है, जहां उसने वन साइज फिट फॉर ऑल, ठीक है, यानी कि पूरे देश के लिए एक जैसी पॉलिसी बनाने की कोशिश की, वहीं पे नीति आयोग ने स्टेट फर्स्ट को जो है वरीयता दी, स्टेट फर्स्ट को प्रायोरिटी दी। जैसे मैंने पहले भी बताया कि हर स्टेट के अनुसार जो है प्लानिंग बनाने का काम किया, क्योंकि अब इसमें स्टेट को डायरेक्ट मेंबर बनाया गया। इसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लाया गया, यानी कि जो कोलैबोरेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में किया जाएगा। और इसके अलावा कम्पिटिटिव फेडरलिज्म किया। कम्पिटिटिव फेडरलिज्म ये था कि स्टेट के बीच में कंपटीशन बढ़ाया जाए, यानी कि हर स्टेट की अपनी एक रैंकिंग की जाए, हर स्टेट की रैंकिंग के बाद उसमें बताया जाए कि कौन स्टेट पहले नंबर पे है, कौन बाद में, इससे कंपटीशन आएगा और हर स्टेट अपनी तरक्की जो है करेगा। तो इस तरीके से स्टेट के लिए अलग से पॉलिसीज बनाने का इसमें प्रोविजन किया गया, क्योंकि देखिए देश क्या है, नेशन क्या है, नेशन एग्जिस्ट करता है स्टेट्स में, स्टेट्स को मिलकर ही नेशन बनता है। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो उसमें जम्मू कश्मीर, साथ में हिमाचल प्रदेश, यानी कि आज जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, सभी यूनियन टेरिटरी और सभी जो है स्टेट मिलकर एक नेशन को क्रिएट करते हैं। हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, तमिलनाडु है, अरुणाचल प्रदेश है, गुजरात है, ये सारे के सारे स्टेट मिलाकर ही इंडिया बनाते हैं। इसीलिए यहाँ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात जो है कही गई। दूसरा बता रहा है कि जो नीति आयोग है, नीति आयोग ने डिसेंट्रलाइज पॉलिसी को अडॉप्ट किया और बॉटम अप स्ट्रेटेजी को यूज किया, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ बदलाव की शुरुआत की। इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर काम करते हैं, वो इक्वल पार्टनर होते हैं, और इसके लिए इसको एक टर्म दिया गया है टीम इंडिया के नाम से। ये एक्सपर्ट्स की एक टीम रहती है, इसमें यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, यूनियन मिनिस्टर होते हैं, उनको इसमें जगह दी जाती है। नीति आयोग, मैंने जैसे पहले भी बताया कि नीति आयोग एक तरह से सभी स्टेट और सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के लिए जो है काम करता है, क्विक रेजोल्यूशन लाता है। इसके अलावा नीति आयोग जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पर खास जो है ध्यान देता है, इसके लिए इसमें नीति फोरम फॉर नॉर्थ ईस्ट बनाया गया है, ताकि वो वहां पर जो उनके अपने पोटेंशियल है उसको ध्यान दिया जा सके और उसमें डेवलपमेंट की जा सके। नीति आयोग कुछ मेजर इनिशिएटिव लेता है आइलैंड डेवलपमेंट के लिए भी, क्योंकि हमारे पास दो मेजर आइलैंड ग्रुप भी हैं, जिसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार है। लक्षद्वीप आजकल न्यूज में भी है, यू बेटर नो, ठीक है। तो इसमें जो है जो होम मिनिस्ट्री की गाइडेंस होती है, उसके तहत कुछ पॉलिसीज नीति आयोग वहां पर इम्प्लीमेंट करता है। अब बात करते हैं आगे चल के, आगे इसमें बता रहा है कि जो दूसरे रीजनल काउंसिल्स हैं जो स्टेट के लिए बनाए गए हैं, वो भी कमिंग मंथ्स में आएंगे, अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग बनाए काउंसिल्स बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो हिमालयन स्टेट के लिए लिया गया है। हिमालयन स्टेट्स में जो है 13 अलग अलग 13 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं इन स्टेट में, क्योंकि हर स्टेट को एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी दी गई है। ये बताया जा रहा है कि उनके कॉलिशन से फॉर्म किया जाएगा और यहाँ पे हिमालयन स्टेट रीजनल काउंसिल बनाई जाएगी। ये पहला स्टेप होगा जो स्टेट्स के लिए फॉर्म जो है बनाए जा रहे हैं, ठीक है। आगे इसमें बताया कि जो नीति आयोग है, नीति आयोग कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म पर काम करता है, ताकि वो और उसको लेके वो अलग अलग इंडेक्सेस उसने बनाए हैं और उन इंडेक्सेस पर स्टेट की रैंकिंग की जाती है। इससे स्टेट्स में एक तरह से कंपटीशन जो है क्रिएट होता है। जो स्टेट पहले नंबर पे है, जो दूसरे नंबर पे है, जो तीसरे नंबर पे है, वो लोग क्या करेंगे, जो पहले नंबर वाले स्टेट होंगे उनको एक तरह से मतलब प्रायोरिटी पे वो रहेंगे, और जो दूसरे स्टेट होंगे, प्रायोरिटी का मतलब है कि जब वो बेहतर परफॉर्म करेंगे तो उनका रैंकिंग नेचुरल अपग्रेड होगा, तो जो बाकी स्टेट है वो उनको देख के फिर डेवलपमेंट की राह पर चलने की कोशिश करेंगे, हेल्दी कंपटीशन जो है उनके बीच में आएगा। तो इसके लिए कई तरह के इन्होंने इंडेक्सेस क्रिएट किए हैं। खैर, ऊपर उन्होंने बताया कि इसमें कुछ इंडेक्सेस हैं जो वाटर से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, इनोवेशन से रिलेटेड है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस से रिलेटेड है, और जो एसडीजी गोल है, जो 30 एसडीजी गोल हैं, उन जो 2030 में जो पूरे किए जाने हैं, उनको लेके जो है वो डेवलपमेंट का काम जो है देखते हैं। इसके लिए अलग अलग इंडेक्सेस इन्होंने सेट किए हैं, जैसे उसमें परफॉर्मेंस
हेल्थ आउटकम है, इसके अलावा वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है, स्कूल एजुकेशन को लेके भी इंडेक्सेस वगैरह बनाए गए हैं। ठीक है, ये इंडेक्स जो है वो उसकी ये इंडेक्स उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, जो प्रोग्राम वहाँ पे चल रहा है, जिस चीज से रिलेटेड चल रहा है, हेल्थ एजुकेशन जो भी चलेगा, और उस स्टेट का परफॉर्मेंस देख के उनकी रैंकिंग की जाएगी। इसके अलावा जो नीति आयोग है वो नेशनल मेडिकल कमीशन बिल भी उसने ड्राफ्ट करने में मदद की है। ये बिल को पास कर दिया गया है, और ये बिल क्या करेगा, ये इंडिया में एक मेडिसिन और होम्योपैथी सिस्टम पे जो है काम करेगा, मतलब दोनों सिस्टम हमारे यहाँ पे मजबूत किए जाएंगे, और इससे इंडिया में एक वर्ल्ड क्लास मेडिकल एजुकेशन सिस्टम जो है बनाया जाएगा। ठीक है, ये तीनों बिल इस तरह से मिलके काम करेंगे। नीति आयोग जो है बहुत क्लोजली, मैंने बताया कि वो डिजाइन कर रहा है, मॉनिटरिंग करता है आयुष्मान भारत की। आयुष्मान भारत पता है आपको, इंडिया में एक यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम है, और ये बता रहा है कि शायद ये जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सल हेल्थ जो है इनिशिएटिव हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पे बताया कि पोषण अभियान को भी जो है ये मॉनिटर करते हैं, इसमें भी कि इसका इम्पोर्टेंट जो है रोल रहता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है सैनिटेशन हेल्थ सर्विसेज जो है वो देखी जाती है कि हर एक इंडिविजुअल को और हाउस होल्ड को मिल रही हो। इसके अलावा सात को इम्प्लीमेंट किया है जो नीति आयोग है। साथ में जो है, साथ का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। ये 3 स्टेट में किया जा रहा है। ये 3 स्टेट हैं, इसमें उड़ीसा है, इसमें मध्य प्रदेश है, और इसमें जो है झारखंड है। 3 स्टेटों में अभी ये हाल फिलहाल ये प्रोजेक्ट जो है चलाया जा रहा है। ठीक है, ये ट्राइबल बच्चों के एजुकेशन को लेके एक प्रोग्राम है, उसके लिए इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसके अलावा नीति आयोग जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में जो है इंश्योर करता है, उसके लिए इसने रोड मैप तैयार किया है। अब हम बात करें तो यहाँ पे नीति आयोग ने जो है एक डॉक्यूमेंट स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इंडिया 75 जो है वो तैयार किया है, क्योंकि नीति आयोग की जो पॉलिसी है वो इस तरह से है, 3 ईयर एक्शन प्लान है, 7 ईयर स्ट्रेटेजी है, और 15 ईयर का विजन प्लान है। यानी कि शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग को लेकर ये लोग चलते हैं। तो उसको लेकर इन्होंने जो है डॉक्यूमेंट, 7 ईयर का एक डॉक्यूमेंट जो है उन्होंने प्रिपेयर किया था। अब इसमें ये जो 7 ईयर स्ट्रैटेजी है वो बताई गई, और इसमें जो है जितने भी एक्सपर्ट्स थे अलग अलग सब्जेक्ट्स के, जो उनकी एडवाइस ली गई, स्टेट और सेंट्रल जो गवर्नमेंट थी उनकी मिनिस्ट्रीज को इसमें इनवाइट किया गया। इसके लिए इंडस्ट्रीज रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया गया, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को बुलाया गया, ताकि हम इंडिया के डेवलपमेंट को इंश्योर कर सके। इसमें लगभग लगभग 1400 स्टेक होल्डर को रखा गया, जो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के बाहर थे, और उनकी कंसल्टेशन ली गई, ताकि एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच को जो है यूज किया जा सके इंडिया के डेवलपमेंट के लिए। आगे उन्होंने बताया कि जो नीति आयोग है, नीति आयोग एक इम्पॉर्टेंट जो है मैंडेट तैयार करता है, जो इसके अलावा मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क और इवैल्यूएशन करता है सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम की और उनके इनिशिएटिव की। इसके अलावा इनका अपना एक सेटअप है जिसको DMEO बोलते हैं, डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग अलग 125 जो है स्पॉन्सर्ड स्कीम को देखता है। इसके अलावा ये देखता है कि इसमें इसका मतलब ये देखता है कि किन स्कीम को कंटिन्यू किया जाए, जो 14th फाइनेंस कमीशन के दौरान भी चल रही थी, और उनको 15th फाइनेंस कमीशन के तक जो है आगे लेकर के जाया जाए। ये किन, आप कह लीजिए कि इवेलुएट करता है कि कौन सी स्कीम सही काम कर रही है और कौन सी काम नहीं कर रही है। इसके अलावा इनका डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, जो अलग अलग 65 मिनिस्ट्रीज को जो है बजट के लिए प्रिपेयर करता है, जो आउटकम बजट है उसके लिए। ठीक है, इसके अलावा इसमें बता रहे कि हर लेवल पे गवर्नमेंट को जो डीएमओ है वो कोलैबोरेट करता है स्टेट गवर्नमेंट के साथ, और नीति आयोग काफी क्लोज से मॉनिटरिंग करता है जो एसडीजी गोल को पूरा करने के लिए जो प्रोग्राम चलाए गए हैं सभी स्टेट्स में, और उनके साथ एंगेज रहता है, रियल टाइम टेक्नोलॉजी के साथ मॉनिटर करता है, और ताकि एसडीजी गोल को हर एक स्टेट में इंप्लीमेंट करने के लिए इंश्योर किया जा सके बराबर तरीके से। अब यहाँ पर एक और चीज बताई गई है कि जो ये नीति आयोग का अपना खुद का इनिशिएट है, ये अटल इनोवेशन मिशन के नाम से जाना जाता है, जिसमें जो है कुछ नए इनोवेशन स्कूल लेवल पर, इंडस्ट्रियल लेवल पर जो है किए जाते हैं। तो ये नीति आयोग का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है इनोवेशन और जो है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए पूरे कंट्री में। ये इसमें कई जो है जो इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप को का माहौल स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में, इंडस्ट्री लेवल पे जो एनजीओज हैं, जो वेंचर कैपिटल और जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं, उसमें दिया गया है। इसके लिए उन्होंने एक इंटीग्रेटेड जो है सिस्टम तैयार किया, ताकि स्कूलों, यूनिवर्सिटियों, इन सभी में जो है एक इनोवेशन का माहौल तैयार किया जा सके। इसके अलावा इनका एक माइंडसेट जो है वो स्टूडेंट्स के लिए रहा, जिसके लिए इन्होंने
एक स्कूलों में एक अटल टिंकरिंग लैब जो है शुरू की, जिसमें बच्चों को इनोवेशन से रिलेटेड चीजें उन्हें सिखाई जा सके। इसके लिए अटल इंक्यूबेशन सेंटर बनाए गए। ये लगभग लगभग आज की तारीख में 7,100 जो है एटीएल जो है वो काम कर रही हैं अलग अलग उसमें स्टेट में या सैंक्शन की गई हैं। लगभग लगभग 90% जो है डिस्ट्रिक्ट को कवर करती हैं। इसके लिए 110 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को चुना गया। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एक तरह से आप मान लीजिए कि डेवलप टू लीस्ट डेवलप स्टेट का एक कैटेगराइजेशन होता है, तो उसको यहाँ पे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया है। नीति आयोग जैसे मैंने बताया कि काफी रोल प्ले कर रहा है इंडिया के जो है पॉलिसीज और इनिशिएटिव में। इसके अलावा नीति आयोग ये चाहता है कि इंडिया का जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है वो बना रहेगा देश में, ठीक है। इससे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मिलके एक साथ काम करते रहेंगे। तो ये नीति आयोग के बारे में था, जहाँ नीति आयोग जो है वो फेडरलिज्म पर डिफाइन कर रहा है। आपके लास्ट पैरा में एग्रीकल्चर को लेके भी लिखा हुआ है कि जो नीति आयोग है वो नई एग्रीकल्चर पॉलिसी पे भी उसने उसको ड्राफ्ट करने में काफी हेल्प की है, जिससे इंडिया में नया एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो पनप पाएगा। तो इस तरह से नीति आयोग के बारे में बताया गया। थोड़ा यहाँ पे काफी डिटेल जो है नीति आयोग के बारे में जानकारी दी गई कि किस तरह से नीति आयोग फेडरलिज्म को उभारने का काम करता है, या इसमें किस तरह से स्टेट को मैक्सिमम पार्टनरशिप मिली है। तो आज के लिए बस मैं इतना ही रहने देता हूँ। बाकी मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक जल्द ही उसको अपलोड करूंगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, यही मेरी आपसे आशा है। और पढ़िए, खूब पढ़िए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।